हेलो बच्चों, तो जल्दी से कंबल से बाहर आ जाओ क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर टेंशन हो रही सर, इस टॉपिक को जितनी भी बार सर मैंने पढ़ा है ये टॉपिक हमेशा मैं भूल जाता हूं। सर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं और सर हमसे गलती हो जाती है। तो आज आपकी वो गलती खत्म होने वाली है क्योंकि इतनी सरलता के साथ आपको ये टॉपिक समझाऊंगा कि आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी और आपको मजा आ जाएगा। कंबल से बाहर आ जाओ, कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पे के बैठो। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता क्या है, क्या कहता है, आखिर क्या बताना चाहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बच्चों लोग ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना, ठीक है, अलग अलग मीडियम में, अलग अलग मीडियम में कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है, तरीका थोड़ा अलग है ना, समझ में आ रहा है? मतलब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है या बढ़ जाती है, वो बताता है। ठीक, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं? या तो म्यू से, सॉरी, या तो एन से या फिर म्यू से। ठीक है, क्लियर हो गया? और ये होता क्या हुआ? ये होता है बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, है ना। ये सर चीज कहां से पता चली? इसके लिए थोड़ा पीछे जाते हैं, रिफ्रैक्शन। सभी टॉपिक्स कनेक्ट होंगे, अभी बस थोड़ा समझते जाओ। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट बेंड करती है, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है? बेंड होती है। उसी को बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट को, रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जब लाइट फर्स्ट एयर से वाटर में जाती है, सॉरी, एयर टू वाटर जाती है, तो इस केस में एंगल आई ग्रेटर देन होता है एंगल आर से। जब लाइट वाटर से, वाटर टू एयर जाती है, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंस से। समझ में आया? ये दो केस है, ये है रेयरर टू डेंसर के लिए और ये वाला है डेंसर से रेयरर के लिए। ठीक, ये छोटी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी जो आपको पता होंगी। अब बात करते हैं आगे, ध्यान से सुनो। आज का टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, समझो, यहां पे देखो, आपने एक टर्म पढ़ा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? हाँ सर, पढ़ा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब जब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या कह दो वैक्यूम, ठीक, जब कोई स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, उसी को बोलते हैं हम क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको बोलते हैं एन बराबर होता है सी अपॉन बी। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर कह दो वैक्यूम, और वैक्यूम कह दो, ठीक, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट चीज समझो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कह दो, तो इस मीडियम में एयर या वैक्यूम के लिए इसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। मतलब जो एन होगा इसका, इसको बोल दो n2 और इसको बोल दो n1। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ भी बोल सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम में जो होगी वो उसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम वो उसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? अभी बताएंगे। मतलब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई तकलीफ? आगे बढ़े। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, ऐसे लिखूं जैसे n21 लिखा। सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम किससे कहां से लाइट जा रही है, n21 का मतलब क्या है? n21 क्या है? यहां पे सिंपली बोलेंगे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, ध्यान से देखो, मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, समझ में आ गया? इस टर्म को समझ में आया? इस टर्म को क्लियर हो गया? इस टर्म को देखो, n2 का मतलब क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे n21 को लिखेंगे, देखो ऐसे, c अपॉन b1 अपॉन c अपॉन b2, अंदर वाला अंदर के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाला बाहर वाले के साथ। तो बच्चों क्या आ जाएगा इसमें? देखो ये n ऐसे 21 बराबर आएगा, ये ऊपर जाएगा c इंटू b2 आएगा और c इंटू b1 आएगा। बेटा c से c गया, क्या आया? n21 बराबर b2 अपॉन b1। अब b2 अपॉन b1 क्या था? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 था, तो n2 अपॉन क्या आएगा? इसका आएगा n1। ठीक है, क्लियर हो गया? इसीलिए इसको हम कैसे लिखते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। समझ में आया? ये चीज दिख रही है ना? एक मिनट रुकना बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा। ठीक है, यहां पे देखो, मैंने जो ये वाली लाइन लिखी है दोबारा समझो। n21 को मैंने कैसे लिखा? देखो, ये b2 अपॉन b1 था, इतनी बात समझ में आई? अब b2 अपॉन b1 क्या था? ये v2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? n2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? n1। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसीलिए इसको ऐसे लिखा है n21। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं बच्चा। ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लो। पहले एक डायग्राम बनाएंगे, प्यारा सा चुन्नू सा। ठीक, ये लाइट आई तो आई, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? जो लाइट आती है, आने वाले को बोलते हैं इंसिडेंट। वो कह रहा है वेलकम, बिल्कुल इंसिडेंट रे। ठीक है, और यहां पे बच्चों नॉर्मल, किच 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 किच, अरे यार नॉर्मल ही टेढ़ा हो गया मेरा। ठीक, ये एयर वाटर इंटरफेस है, बॉर्डर है। ठीक है, एयर वाटर इंटरफेस। अब लाइट एयर से वाटर में जाएगी भैया, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो टूवर्ड द नॉर्मल बेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड हल्की सी स्लो हो जाएगी। ठीक है, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? R1। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया? मतलब ये R1 है। ठीक है, और ये वाली कौन सी थी? इंसिडेंट रे, तो ये I होगी। बेटा अगेन नॉर्मल बनाएंगे, किच 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 किच। बेटा ये वाला है ग्लास। ठीक है, इसको बोलेंगे वाटर ग्लास इंटरफेस, वाटर ग्लास इंटरफेस। बहुत सारी बॉर्डर से पार होते हुए, वैसे तुम्हें भी अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वैसे ये लाइट है, अलग अलग बॉर्डर से गुजरती हुई अपने मंजिल तक पहुंचेगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? ये वाला कौन सा एंगल है भैया? ये अल्टरनेट एंगल होगा। ये R1 है तो ये भी R1 होगा। ठीक है, फिर अब लाइट अगेन मीडियम चेंज होगा, फिर बेंट हुई। सही बनी या नहीं बनी? थोड़ी तिरछी बना दी, रुक से। अब सही है? ठीक, ये एयर लिखो, यहां पे, यहां लिखो वाटर, यहां लिखो ग्लास। अगेन यहां पे नॉर्मल बनाओ। अब ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा R2। ठीक है,
क्योंकि ये वाला भी एंगल कौन सा होगा, ये वाला भी होगा R2, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, और जो ये वाला एंगल होगा ये होगा E। इसको बोलेंगे इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे बच्चों, इमरजेंट रे। ठीक है, और अगेन लाइट कहां चली जाएगी, एयर में चली जाएगी। ठीक है, अब इस केस में हमको बच्चा क्या दिखाना है, देखो हमको दिखाना है साइन E बराबर साइन E, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस। E इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो लाइट जब एयर से वाटर में गई तो इसकी स्पीड हल्की सी कम हुई। ठीक है, फिर जब वाटर से अगेन ग्लास में गई तो इसकी स्पीड और कम हो गई। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो बच्चा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 1.33 और रुकना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पीड ऑफ लाइट स्लो किस में होगी, ग्लास में या वाटर में, ग्लास में। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में और स्लो हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ठीक, और ये क्या है, जब लाइट देखो ये भी डेंसर मीडियम था, ये एयर आ गया आगे, तो ये वाला कौन सा होगा, रेयरर होगा, बात भेजम गुजरी, ये भी डेंसर होगा। ठीक, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी भाई, जैसे ही हवा मिली ना कांच की खुली खुली, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे घर पे मम्मी पापा फोन नहीं चला पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, जैसे मम्मी पापा बाहर कहीं घूमने गए एकदम आजाद, अब तुम बहुत तेज दौड़ोगे। ठीक है, इधर उधर कोई भी काम करोगे, वैसे ही सेम यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ पे क्या था, डेंसर मीडियम था, मॉलिक्यूल पास पास थे, इस वजह से लाइट को थोड़ा दिक्कत हुई। यहां पर एकदम आ जाती है लाइट, एकदम इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। अब इस केस में अभी फ्रॉम द नॉर्मल जो होगी लाइट वेंट होगी। समझ में आया, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां पर थोड़ी कंडीशन को समझते हैं। पहले निकालेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर इंटरफेस। ठीक है, इस वाले बॉर्डर पे निकालेंगे। तो इस वाले बॉर्डर के लिए क्या होगा बच्चों, वही चीज सेम, किसके रेफरेंस में निकाल लें, वाटर के। तो यहां पे क्या होगा, सॉरी एयर की रिफ्रैक्शन। अब बच्चों यहां पे वही सेम चीज जो अभी पढ़ी थी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर इंटरफेस के लिए निकालने, तो वाटर पहले आएगा WA। समझ में आया, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R1। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेम चीज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोर नहीं होने का बच्चे लोग, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास इंटरफेस। ठीक है, वाटर ग्लास इंटरफेस के लिए बच्चों ये 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। यहां से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी बताया, तो 4 से 5 नंबर पक्के होंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। अब एन क्या हो जाएगा बच्चों, अब हो जाएगा GW। ठीक है, GW अभी निकालना बताया था, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसा ही तो है, सही है ना, कोई दिक्कत। अब यहां पे रखो, कितना आएगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन R1 अपॉन साइन R2। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, समझ में आया। इक्वेशन थर्ड क्या करें, इक्वेशन थर्ड यही लिखते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस देखो दिख रहा है, एक मिनट अपना, हाँ ठीक है। अच्छा मैं इस वाले को यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां लिख दे रहा हूं यहां पे सामने। तो ये हो जाएगा NGA बराबर हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन E। ठीक है, आई बात समझ। वॉट देखो यहां पे जब लाइट यहां से यहां गई
तो साइन आई अपॉन साइन R1, यहां से यहां गई तो साइन R1 अपॉन साइन R2, जब यहां से यहां गई तो साइन R2 अपॉन साइन E। आई बात समझ में? इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। बच्चों यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े, इसको मैं रब करूंगा, नोट करो फटाक से, यहां पे नोट करो फटाक से, पहले 1 मिनट रुको, जल्दी नोट करो, नोट करो। इसका उल्टा होगा ना, गलत लिख दिया, एजी होगा, है ना, एजी ओजी, एजी ओजी, नोट करो फटाक से, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, अभी लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन, सूख जा, फर्स्ट सेकेंड एंड, अरे यार क्या बीमारी है, 1 मिनट में, बच्चों बोर्ड गीला है। अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है बच्चों, तुम्हें लगता है कि बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है बच्चों। क्या था अभी हमने लिखा था n, पहले क्या था WA n, क्या था सेकंड वाला, क्या था वाटर ग्लास, तो GW, फिर n क्या था AG, यही तो था, सही है ना। तो क्या लिखा था, साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन E, ठीक। जो कट रहा है उसको काटो भैया, क्या मिला आपको, साइन आई अपॉन साइन E, यहां पे क्या था 1, ठीक है, ये काटो, कितना आएगा डायरेक्ट, एंगल I बराबर किसके आ गया, एंगल E के, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं, थोड़ा जाना पहचाना टर्म लग रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है जब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड, सॉरी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों बराबर हो जाए, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे, क्योंकि ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, इसी को आगे बढ़ा के हम, ठीक है, दिखा रहे हैं। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में कैसी है, पैरेलल होगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चंस बनते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहले तो इतना लिखो, पहले ये समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहली चीज समझो, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पहला बच्चों थिकनेस ऑफ द स्लैब पे, पहला फैक्टर है थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ठीक। सेकेंड है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। थर्ड है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, और सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फोर्थ जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, वेवलेंथ के, ठीक है। और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, वेलोसिटी के। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है भाई। जिस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उस स्पीड, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट भी ज्यादा होगी, ठीक। अब यहां पर एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है, और यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है,
यहां पर लाइट आएगी तो यहां पर कहीं ना कहीं डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं।